आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पॉलिटी। पॉलिटी में अपन देखते हैं संविधान। संविधान का निर्माण कैसे किया है ना, उसके बारे में देखेंगे कि संविधान किस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ है ना, वो सब अपन देखें। पॉलिटी शुरू कर रहे हैं आज से अपन अपना। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखते हैं अपन अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? संविधान लिखित नियमों का एक समूह है। ठीक है, लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों का एक समूह है, कि लिखे हुए नियमों का एक समूह। वैसे तो संविधान लिखित और अलिखित अलिखित संविधान भी होता है। लिखित नियमों का एक समूह जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और नियमों का एक समूह है जो इंडिया में रहने वाले सभी लोगों द्वारा उसकी पालना की जाती है, तो सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। उसे को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। ठीक है, अभी अपन देखते हैं मेकिंग ऑफ अपना कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सबसे पहले ये आइडिया किसके दिमाग में आया कि संविधान बनाना है और संविधान बनाने के लिए अपने को संविधान सभा की आवश्यकता है? तो ये आइडिया सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय के दिमाग में आया था, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, एम एन रॉय ने क्या किया? फर्स्ट टाइम, पहली बार एम एन रॉय ने ये, उनके मन में ये आइडिया आया था, उन्होंने ही संविधान सभा की मांग रखी थी 1934 में। उसके बाद 1935 में जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने ऑफिशियली ये फर्स्ट टाइम कब किया? ऑफिशियली फर्स्ट टाइम 1935 में कांग्रेस ने एम एन रॉय से प्रेरित होकर ऑफिशियली इसकी मांग की 1935 में संविधान सभा की। और 1936 में नेहरू ने जो लाहौर अधिवेशन था, जो लाहौर सेशन था, उसमें इसकी मांग की। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता होती है, तो संविधान सभा की आवश्यकता एम एन रॉय को महसूस हुई सबसे पहले, है ना। तो उन्होंने अपनी मांग सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने रखी? एम एन रॉय ने 1934 में। उसके बाद में कांग्रेस ने ऑफिशियली इसकी मांग रखी 1935 में। उसके बाद में नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन में 1936 में संविधान सभा की मांग रखी थी। जब बार बार संविधान सभा की मांग रखी जा रही थी, तो अंग्रेजों ने फिर एक अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव इंडिया में भेजा था। उस टाइम पे जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे लिन लिथगो। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लिन लिथगो था। ठीक है, तो ये जो संविधान या सभा की मांग के बाद में जो अगस्त प्रस्ताव आया था, तो उसमें ये कहा गया था कि ठीक है, हम आपकी संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं। उसमें मांग को स्वीकार किया गया और बोला कि इसमें आपको एक संविधान बना के देते हैं हम। तो उसमें वो जो ब्रिटिशर थे उन्होंने बोला कि हम आपको संविधान बना के देते हैं, तो इसलिए इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि संविधान जब हम हमारे देश के लिए बना रहे हैं तो हम उसको बनाएंगे, ना कि अंग्रेज उसको बना के देंगे। ये कहते हुए उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, और इसके विरोध में गांधी जी ने क्या चलवाए? व्यक्तिगत सत्याग्रह चलवाए थे। किस किस ने किया व्यक्तिगत सत्याग्रह? आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे इसके विरोध में। चूंकि संविधान सभा की मांग को तो स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपको हम संविधान बना के देते हैं। ठीक है, भारतीयों को ये नहीं बोला कि आप संविधान सभा को का गठन कीजिए, उसका निर्वाचन कीजिए, है ना, और फिर अपने लिए संविधान बनाइए। नहीं, उन्होंने बोला हम आपको संविधान बना के देते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। उस टाइम पे भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लेन लिथ गो थे। ठीक है, और इसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह होते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन दोनों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। चलो आगे देखते हैं अभी। उसके बाद में 1942, 2 साल बाद क्रिप्स मिशन भेजा गया। ठीक है, जैसे सत्याग्रह हुए, है ना, बार बार मांग की जा रही थी, हड़तालें की जा रही थी, उसके बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, इसलिए इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, उनके नेतृत्व में आया, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन बोला जाता है। कब आया था ये आया था 1942 में। ठीक है, और ये भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे अपना अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद में उसका विरोध में जब उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसके विरोध में
क्या चलाया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाए गए थे आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और क्रिप्स मिशन को जब रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद में क्या चलाया गया, उसके बाद में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्या चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, ठीक है, 1942 में। और इसके जो रिजेक्ट करने के पीछे कारण क्या था, जो इसका कारण है वो क्या था, कारण था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। जो देखो पहले जो आया था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव में बोले थे कि हम आपको, अगस्त प्रस्ताव जो आया था, अगस्त प्रपोजल जो आया था, उसमें बोला गया था कि हम आपको संविधान बना के देते हैं, ठीक है। और इसमें बोला गया ठीक है आप अपना संविधान खुद स्वयं बना लीजिएगा, लेकिन आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आप संविधान तो आपका रहेगा, आपका बनाया हुआ रहेगा, लेकिन वो यहाँ पे जो भी मतलब कि वो राज चलेगा वो ब्रिटिश के नाम से चलेगा, मतलब अंग्रेजों के नाम से शासन चलाया जाएगा। तो वो है डोमिनियन स्टेट, मतलब डोमिनियन उनका रहेगा, पूरा प्रभाव उनका रहेगा, ठीक है, प्रभुत्व उनका रहेगा। तो इसके चक्कर में, इसके लिए कांग्रेस ने इसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। क्यों, उस टाइम तक कांग्रेस की क्या मांग थी, पूर्ण स्वराज की मांग थी। कांग्रेस को क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज्य चाहिए था, कि हमें कोई डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान, अच्छा पृथक है ना, तो इन्होंने पृथक पाकिस्तान की मांग की थी, पृथक पाकिस्तान की मांग करते हुए इसको मना कर दिया था कि हमें पाकिस्तान बनाना है अलग से, ठीक है, हमें एक अलग से देश चाहिए। उसके लिए इसमें क्रिप्स मिशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि उनको अलग से कोई देश मिलेगा। तो इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना मतलब कि उसने, मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अपना जो अगस्त प्रस्ताव आया था, है ना, 8 अगस्त 1940 में, उसमें क्या बोला गया था, उसमें बोला गया था कि आपको एक संविधान बना के देंगे, संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था और बोला था कि हम आपको संविधान बना के देते हैं, लेकिन उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद में क्या चलाया गया था, उसके बाद में वो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो कांग्रेस की उस टाइम पे मांग थी पूर्ण स्वराज की, और मुस्लिम लीग की मांग थी अलग से पाकिस्तान बनाने की, ठीक है। और इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट करने के बाद कौन सा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद में 1946, 4 साल बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया, इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वहाँ की ब्रिटिश की कैबिनेट से पास हो गए आया था, इसको इसलिए इसको कैबिनेट मिशन बोला जाता है। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में, ठीक है। और ये कैबिनेट कैबिनेट जो मिशन था, इसमें 3 सदस्य मिशन था, ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स है जो क्रिप्स मिशन जिसके नेतृत्व में आया था, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गया। और लॉर्ड पैथिक लोरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लोरेंस जो कैबिनेट मिशन था, इसका अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड पैथिक लोरेंस इसका अध्यक्ष था, ठीक है। 3 सदस्य कौन कौन थे, लॉर्ड पैथिक लोरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 में है। इसमें क्या बोला गया, कैबिनेट मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया, उसमें जैसे कि संविधान सभा की मांग को भी स्वीकार कर लिया था और बोले आप अपने लिए संविधान भी बना सकते हो, ठीक है, आपको डोमिनियन स्टेटस नहीं पूर्ण स्वराज भी दिया जाएगा। और उसने, मुस्लिम लीग ने किस लिए मान लिया, मुस्लिम लीग के को इसके मानने के पीछे था, उसने देखो इसमें मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया था। कैबिनेट मिशन में भी ये नहीं बोला गया था कि आपको अलग से पाकिस्तान दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि आज नहीं तो कल को हम अलग पाकिस्तान का निर्माण कर लेंगे। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी, वो ये थी कि उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है, इस सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब है कि हर मतलब कि हर संप्रदाय के लिए अलग से निर्वाचन होगा। इसका मतलब है कि मान लो कोई मुस्लिम संप्रदाय का के किसी व्यक्ति का निर्वाचन करना है, तो इसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही हिस्सा लेंगे उसकी वोटिंग में, है ना। आजकल भी जो है SC ST की जिनकी सीटें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि SC ST की जब सीट आई है तो उस पर जो उम्मीदवार है तो उसको सिर्फ और सिर्फ SC ST के लोग ही वोट करेंगे, उसमें वोटिंग में सभी हिस्सा लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता था कि सांप्रदायिक निर्वाचन में अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार है तो उसको मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे, ठीक है। तो अगर सिख है तो उसको सिख लोग ही वोट करेंगे। ये था सांप्रदायिक निर्वाचन। तो जैसे ही उनको ये सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था तो मुस्लिम लीग को काफी हद तक इस पे संतुष्टि मिली थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। अब कैबिनेट मिशन के अनुसार क्या था, उस टाइम पे कैबिनेट मिशन ने
के अनुसार इंडिया में टोटल सीटें कितनी थी? 389 सीटें। 389 सीटों से उम्मीदवार आने थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन में सब कुछ मतलब कि डिटेल एकदम से दी गई थी कि आपको 389 सीटों से उम्मीदवार चाहिए आपको। तो उन 389 सीटें किस प्रकार से थी? वो थी अपना 296 जो सीटें थी वो तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, जो भारत के वो प्रांत जिन पे ब्रिटिशों का डायरेक्ट रूल था, है ना। वहाँ पे कोई राजा या महाराजा का रूल नहीं था, डायरेक्ट ब्रिटिश शासन था वहाँ पे। तो वो ऐसे कितने प्रांतों से ऐसे प्रांतों से कितनी सीटें थी? 296, मतलब 296 सीटें ऐसे प्रांतों से थी। अच्छा, वो प्रांतों से क्या इलेक्टेड होके आए थे, ठीक है, चुनाव हुए थे उनमें, ठीक है। चुनाव हुए थे, कैसे चुनाव हुए थे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए थे। तो ये 296 जो सीटें हैं ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन से वहाँ से मतलब इलेक्ट होके आए थे। और 93 सीटें कहाँ से थी? 93 सीटें देशी रियासतों से थी। देशी रियासतों मतलब वहाँ पे किसी राजा महाराजा का शासन चल रहा था, तो उन्होंने वहाँ से नॉमिनेट करके इन सीट को भेजा था। उन्होंने अपने मतलब अपनी तरफ से किसी भी कोई भी बंदे को नॉमिनेट किया और संविधान सभा के लिए भेज दिया, ठीक है, संविधान सभा में भेज दिया नॉमिनेट करके। तो आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन के अनुसार टोटल कितनी सीटें थी? 389 सीटें थी। ठीक है, टोटल सीटें कितनी थी? 389 सीटें थी। जिनमें से अगर आपसे पूछे कि इलेक्टेड सीटें कितनी थी, इलेक्टेड जिस पे इलेक्शन हुए थे 296 सीटें थी। और नॉमिनेटेड सीटें कितनी थी? नॉमिनेटेड सीटें थी 93 सीटें थी, जो देशी रियासतों से थी। ये ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थी 296 सीटें जो इलेक्शन हुए थे जिन पे। ठीक है, अभी इन 296 सीटों की बात किस प्रकार है? ये इसमें है 292 सीटें तो गवर्नर सॉरी गवर्नर के शासन वाले प्रांतों से। अच्छा, जो ब्रिटिशों का डायरेक्ट भारत के प्रांतों पे डायरेक्ट जो शासन था, ब्रिटिश शासन था, उनमें से भी कुछ प्रांतों पे गवर्नर का शासन था और कुछ प्रांतों पे चीफ कमिश्नर का शासन था। ठीक है, तो 292 सीटें, 292 सीटें गवर्नर के शासन वाले प्रांतों से आई थी और 4 सीटें चीफ कमिश्नर शासन वाले प्रांतों से इलेक्ट होके आई थी। तो इस प्रकार टोटल इलेक्टेड सीटें कितनी हुई? 296। और नॉमिनेटेड सीटें कितनी थी? 93, जो देशी रियासतों से आई थी। अच्छा, इन सीटों की बांट किस प्रकार की गई थी? इन सीटों की बांट की गई थी हर एक 10 लाख की आबादी पर एक सीट आवंटित की गई थी। ठीक है, हर 10 लाख की आबादी पर, जनसंख्या पर एक सीट का अलॉटमेंट हुआ था। अच्छा, ये इलेक्शन किस प्रकार के हुए थे? इलेक्शन हुए थे अप्रत्यक्ष निर्वाचन। देखो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो डायरेक्ट वोटिंग जो होती है, डायरेक्ट वोटिंग जो होती है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट लोग है ना, जो लोग हैं, डायरेक्ट लोग उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट उसमें सभी वोटिंग करके आएंगे। जैसे अपन गांव अपने पंचायत में जो चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, एमएलए के चुनाव होते हैं, है ना, उनमें अपन डायरेक्ट जाके वोट करते हैं ना, तो उनको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन। और जैसे सांसद है, सांसद का चुनाव होता है, जैसे लोकसभा में सांसद जाएगा उसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है, उसमें अपन वोटिंग करके आते हैं, सभी लोग हिस्सा लेते हैं डायरेक्ट वोट उसमें वोटिंग में। और जो इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उसमें डायरेक्ट लोग भाग नहीं लेते। लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनते हैं सीधे लोगों के द्वारा, और वो प्रतिनिधि आगे मतलब आगे मेंबर चुनते हैं, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो ये इलेक्शन कैसा था कि जो 296 सीटें आई थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आई थी। ठीक है, तो इसमें समुदायों का विभाजन भी किया जाए। अगर सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था तो समुदायों का विभाजन हुआ था। कितने समुदाय बनाए गए थे? 3 समुदाय बनाए गए थे। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, हिंदू का कोई ऐसा समुदाय नहीं था। ठीक है, कौन कौन से 3 समुदाय कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, और चुनाव कब हुआ था? ये चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। कब कब हुआ है चुनाव? जुलाई अगस्त 1946 में ये चुनाव हुआ था। ठीक है, अभी देख लेते हैं अपन कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। ये कितने सदस्य मिशन था? 3 सदस्य मिशन था। ठीक है, इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? अलेक्जेंडर था, क्रिप्स था और ठीक है लॉरेंस था जो इसका अध्यक्ष था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इसमें पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर भी मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लिया क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में, इसलिए इन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन के अनुसार टोटल सीटें कितनी थी? टोटल सीटें थी अपनी 389 सीटें थी। टोटल टोटल सीटें कितनी थी? 389 सीटें थी। ठीक है, तो इन सीटों की बांट किस प्रकार है? इन सीटों की बांट है 296 सीटें
इलेक्टेड हुई थी और 93 सीटें नॉमिनेटेड थी। जो 296 सीटें इलेक्टेड थी वो कहाँ से थी? वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थी। और जो 93 सीटें नॉमिनेटेड थी वो कहाँ से थी? देशी रियासतों से वो नॉमिनेट होके आई थी। अब अपन इस 296 सीटों की अगर बांट देखें किस प्रकार से थी, तो 292 सीट्स तो गवर्नर के शासन वाले प्रांतों से और 4 सीट चीफ कमिश्नर शासन वाले प्रांतों से थी। ये इलेक्शन किस प्रकार का था? इलेक्शन था अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, अप्रत्यक्ष चुनाव था ये, ठीक है। और इसमें जो समुदाय थे कितने समुदायों में विभाजित किया गया था? 3 समुदायों में बांटा गया था। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और जर्नल सामान्य, ठीक है। चुनाव कब हुआ था? चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946, जुलाई से अगस्त 1946 में ये चुनाव कंप्लीट हुए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, चुनाव हो गए, ठीक है। चुनाव होने के बाद चुनाव का रिजल्ट आएगा, तो चुनाव का परिणाम क्या रहा? अब बताओ, जो नॉमिनेटेड सीटें थी उनका रिजल्ट आए देखेंगे या फिर इलेक्टेड सीटों का? तो जो इलेक्टेड सीटें थी, जो इलेक्टेड सीटें थी उन्हीं का तो चुनाव वो रिजल्ट देखा जाएगा, है ना। क्योंकि वो तो 93 सीटें तो नॉमिनेटेड थी। वहाँ के जो भी देशी रियासत थी, तो देशी रियासत में कोई भी राजा महाराजा अगर उसका शासन था तो उन्होंने अपने किसी भी एक प्रतिनिधि को नॉमिनेट करके वहाँ से भेज दिया था। तो जो 296 सीटें थी उनमें से जो इलेक्ट होके आई थी उनमें से 208 कांग्रेस की सीटें थी और 73 मुस्लिम लीग की और 15 सीट अदर, ठीक है। बाकी अन्य जो पार्टियां थी उनसे थी, ठीक है। तो इस कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208 सीटें मिली थी, बहुमत कांग्रेस को मिला था। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? 73। और अन्य पार्टियां, अन्य को कितनी मिली? 15 सीटें मिली थी, ठीक है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था उसके बाद में सॉरी, उसके बाद में मात्र 299 सीटें रह गई थी। टोटल कितनी सीटें थी? 389 सीट थी। उनमें से कितनी रह गई थी? 299 सीटें रह गई थी। ये मत सोचना कि अपने 296 सीटें थी उनमें से 299 कैसे रहेंगे, उनमें से नहीं। टोटल सीटें अपनी कितनी थी? 389 सीट थी टोटल, ठीक है। इन 389 में से 299 सीटें रह गई थी विभाजन के बाद। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया था तो इंडिया के हिस्से में कितनी सीटें रह गई थी अपने पास? 299 सीटें ही रह गई थी, ठीक है। अब संविधान सभा की पहली बैठक, अब देखो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स आ गए। रिजल्ट के बाद में अब संविधान सभा की बैठक तो होगी क्योंकि संविधान बनाना है उनको बैठ के, तो संविधान सभा की बैठक नहीं हुई। अब पहली बैठक, जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। टोटल सीटें कितनी रह गई थी विभाजन के बाद? 299। इनमें से 211 सदस्यों ने प्रथम बैठक जो हुई थी, पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। इसके बाद में जो अपना उद्देश्य प्रस्ताव है ना, उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, किसने प्रस्तुत किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। कब किया? 13 दिसंबर 1946 में। कब किया? 13 दिसंबर 1946, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर अपने प्रस्तावना जो अब है वो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है। और इसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है ये ही अपनी क्या है? प्रस्तावना बनी थी, ठीक है। तो इसको कब स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और उसकी बैठक भी हो गई। अब उन्होंने बैठक में डिसाइड किया कि हर एक अलग अलग क्षेत्र के लिए में कानून बनाने हैं, नियम बनाने हैं, है ना। उनके लिए अलग अलग समितियां बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो उनमें से फिर समितियां बनाई, तो जो मेजर्स थी उसमें महत्वपूर्ण समितियां टोटल 8 समितियां बनाई गई। छोटी समितियां मतलब छोटी मोटी समितियां मिला के 13 समितियां बनाई गई, है ना। तो जो महत्वपूर्ण समितियां थी वो कितनी? 8। और जो छोटी समितियां थी वो कितनी बनाई गई? 13 बनाई गई, ठीक है। संविधान सभा का निर्वाचन हो गया, है ना। और उसका रिजल्ट आ गया। मेंबर जो इलेक्ट होके आए थे वो संविधान सभा में आके उन्होंने बैठक भी कर ली 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद समितियां बनाई गई। टोटल समितियां 21 थी, जिनमें से इम्पोर्टेंट थी या मेजर कमेटी बोलते हैं जिनको, वो 8 थी। और जो माइनर कमेटी हैं, छोटी समितियां हैं, वो टोटल थी 13, ठीक है। अभी तक यहाँ तक सब कुछ ठीक है ना? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण समिति,
देखो, संविधान बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति की, पूरे संविधान का प्रारूप तैयार करना था। ठीक है, अब इसको प्रारूप समिति बुक बोल दो, या फिर पांडुलेखन समिति बोल दो, या फिर मसौदा समिति बोल दो, सब एक ही बात है। ठीक है, इसी के नाम है प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बोल दो। ठीक है, या फिर मैन्युस्क्रिप्ट कमेटी बोल दो, सब एक ही नाम है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेटी थी वो कौन सी थी? प्रारूप समिति, मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलेखन, मसौदा या ड्राफ्टिंग, कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, इस जो समिति थी इसमें टोटल कितने सदस्य थे? इसमें टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्यीय कमेटी थी ये। और इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। अच्छा, अपना प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 में इसका गठन किया गया प्रारूप समिति का। चलो, इसके 7 सदस्य देख लेते हैं। इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मॉडर्न मनु या आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से इलेक्टेड होके आए थे? बंगाल से इलेक्ट होके आए थे। ठीक है, तो अपने जो प्रारूप समिति है वो 7 सदस्य समिति है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और बाकी के 6 सदस्य कौन है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला खान, बी.एल. मित्तर, टी.पी. खेतान और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे? चलो, अध्यक्ष का नाम तो अपने को वैसे याद रखना है, और ये अपने को याद भी होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद में जितने भी सदस्य हैं उनमें सब में कृष्ण का नाम आएगा, है ना? लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल। ठीक है, एक ये मोहम्मद सादुल्ला खान को छोड़ के, क्योंकि मुस्लिम धर्म का भी चाहिए ना एक, तो मोहम्मद सादुल्ला खान। ठीक है, बी.एल. मित्तर, अपने मित्र कौन है? भगवान कृष्ण अपने मित्र हैं। डी.पी. खेतान और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल। अब देखो, बी.एल. मित्तर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, इसकी जगह कौन आ गया? माधवराव आ गया। तो माधव भी क्या है? श्री कृष्ण जी का ही नाम है। डी.पी. खेतान की मृत्यु होगी तो उनकी जगह कौन आया? टी.टी. कृष्णामाचार्य, तो यहाँ भी कृष्ण जी का नाम है। ठीक है, तो इन सदस्यों को अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति बोलते हैं, इसी को मसौदा समिति बोलते हैं, या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट कमेटी भी इसी का नाम है। ठीक है, इसमें टोटल कितने सदस्य थे? इसमें टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य समिति थी ये। कब गठन हुआ इसका? 29 अगस्त 1947 में हुआ था। कौन कौन इसके सदस्य थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके सदस्य हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला खान, बी.एल. मित्तर। बी.एल. मित्तर की जगह बाद में एन माधवराव आए थे। डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह टी.टी. कृष्णामाचार्य आए थे। और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, इनको आप मुंशी से याद रख सकते हो कि प्रारूप समिति है तो उसका लेखा जोखा रखने के लिए एक मुंशी की भी आवश्यकता थी हमें। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने देखा है कि संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसकी संविधान सभा की मांग उठी 1934 से। 1934 में एम.एन. रॉय ने इसकी मांग उठाई। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली फर्स्ट टाइम इसको मतलब इसकी मांग उठाई। 1936 में नेहरू ने लाहौर सेशन में इसकी मांग उठाई। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया जिसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को। और उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लिन लिथगो थे। ठीक है, उस इसमें क्या है, संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि क्रिप्स मिशन, जैसे ही अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया उसके 2 साल बाद एक क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में आया था? स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इसको रिजेक्ट करने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 1942 में। इसको रिजेक्ट करने के पीछे कारण क्या थे? ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, जबकि कांग्रेस की मांग थी पूर्ण स्वराज की। और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसको इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसमें पृथक पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, उसके बाद 1946 में जो ब्रिटिश कैबिनेट है उन्होंने वहां से एक कैबिनेट मिशन पास करके भेजा था इंडिया में। और वो 3 सदस्य मिशन था। उसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? ए.वी. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जिसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने स्वीकार कर लिया गया। इसमें पृथक पाकिस्तान की कोई बात नहीं मानी गई थी। उसके बाद भी इसको मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। ठीक है, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लिया। अब देखो, कैबिनेट मिशन के अनुसार टोटल सीटें कितनी बताई गई थी? उसमें टोटल सीटें बताई गई थी 13
389, 389, ठीक है। कैबिनेट मिशन के अनुसार टोटल सीटें कितनी होनी थी? 389 सीटें होनी थी। इन सीटों का आवंटन कैसे किया गया था? 10 लाख पे एक सीट का आवंटन किया गया था। 389 सीटें कैसे थी? 296 इलेक्टेड थी, 93 नॉमिनेटेड थी। जो इलेक्टेड थी वो कहाँ से थी? ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन था, उन प्रांतों से 296 सीटें इलेक्टेड थी। और बाकी 93 सीटें जो नॉमिनेटेड थी वो कहाँ से थी? वो देशी रियासतों से नॉमिनेटेड होके आए थे। जो ये 296 सीटें थी, इनका इलेक्टेड होके आई थी, इनकी बात कैसे है? ये 292 सीटें जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, उनमें से जो गवर्नर जिसमें शासन करता था, उनसे आया था 292 सीटें। और जो चीफ कमिश्नर शासन वाले प्रांत थे, उनसे आई थी 4 सीटें। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन ये इलेक्शन किस प्रकार के थे। इलेक्शन थे ये अप्रत्यक्ष चुनाव थे, अप्रत्यक्ष इलेक्शन थे। ठीक है। इसमें प्रतिनिधि चुने गए थे लोगों द्वारा, और फिर उन्होंने आगे संविधान सभा के मेंबर्स को चुना था। और इसमें समुदाय का विभाजन किया गया। कौन कौन से समुदाय का बनाया गया? 3 समुदाय बनाए गए। ठीक है। मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है। टोटल 3 समुदाय बनाए गए थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। और चुनाव कब हुए थे? चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए थे। इसके बाद में हमने देखा इसके रिजल्ट्स क्या थे। इसके 296 सीटों पे जो रिजल्ट्स थे वो, उसमें 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को। ये 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को, और 15 सीटें अन्य सीटें जो पार्टियां थी उनको मिली। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, उसके बाद कुल कितनी रह गई थी? 299 सीटें ही रह गई थी। 389 सीटों में से 299 सीटें रह गई थी। अब देखते हैं संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है। जो अपना उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 में। कब? 13 दिसंबर 1946 में। और ये प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब इसको स्वीकार कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही अपना आगे चल के क्या बना था? प्रस्तावना। ठीक है। अब इसकी कमेटियां देख लेते हैं। संविधान सभा ने कितनी कमेटियां बनाई थी, है ना? और उसमें से मेजर कमेटी कितनी थी? 8 थी। और छोटी समितियां कितनी थी? माइनर कमेटी 13 थी। टोटल कितनी हो गई? 21 कमेटियां टोटल बनाई गई थी। ठीक है। संविधान का निर्माण करने के लिए। उसके बाद में हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी प्रारूप समिति, बोल दो, पांडुलेखन, मसौदा, ड्राफ्टिंग, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। ये सभी इसी समिति के नाम है। ठीक है। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 में। चलो, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको आधुनिक मनु या मॉडर्न मनु के नाम से जाना जाता है। और ये बंगाल से इलेक्टेड होके आए थे। ठीक है। बाकी सदस्य कौन है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला खान, BL मित्र, जिनकी जगह एन माधवराव आए थे, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। और फिर डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, तो इनकी जगह आए थे टीटी कृष्णाचारी। और 7वें हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। चलो, इसके आगे देखते हैं। अब देखो, जो संविधान सभा की कमेटियां बन गई और बैठक भी हो गई, तो इसके टोटल संविधान सभा के कितने सेशन हुए थे? कितने सत्र हुए? 11 अधिवेशन। टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। उन 11 अधिवेशन में कितना टाइम लगा था? 165 दिन का टाइम लगा था। संविधान सभा के टोटल अधिवेशन कितने हुए थे? टोटल अधिवेशन हुए थे 11। ठीक है। और टोटल उनमें टाइम कितना लगा था? 165 दिन का। संविधान को निर्मित होने में टोटल कितना टाइम लगा? संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। जिस दिन इसकी पहली बैठक हुई, उस दिन से लेके जिस दिन इसको स्वीकार कर लिया गया था, मतलब कि ये अपनी प्रस्तावना था, जब स्वीकार कर ली गई, उसके बाद अंगीकृत किया गया था, वहां तक इसको जो तीसरा वाचन कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949, वहां तक इसको कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। और ये 165 दिन क्या है? ये 165 दिन है। इतने दिन सत्र चला है, अधिवेशन चला है, इतने दिन। ठीक है। जैसे मान लो 1 महीने में 20 दिन चला, तो 20 दिन काउंट करेंगे ऐसे। और इसमें इस अवधि में वो पूरे 30 दिन काउंट होंगे, मतलब 1 महीना हो गया चलते हुए, है ना? लेकिन सत्र कितने दिन चला? 20 दिन चला। उस हिसाब से 165 दिन लगे थे। और संविधान को निर्मित होने में टोटल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का टाइम लगा था। अच्छा, तो इसके जो 11 अधिवेशन हुए थे, 11 सत्र हुए थे, इनमें से अपन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं, 10वां देख लेते हैं, और 11वां देख लेते हैं। पहला सत्र कब हुआ था? 9 से 23 दिसंबर 1946 में। पहला सत्र कब हुआ? 9 से 23 दिसंबर 1946 में इसका पहला सत्र हुआ था। अच्छा, इसका 10वां सत्र कब हुआ? इसका 6 से 17 अक्टूबर 1949। 6 से 17 अक्टूबर 1949 इसका दूसरा सत्र हुआ था, सॉरी 10वां सत्र हुआ था।
इसका 11वां और अंतिम सत्र कब हुआ था? 14 से 26 नवंबर। 26 नवंबर को तो अंगीकृत कर लिया गया था ना, 14 से 26 नवंबर 1949। 14 से 26 नवंबर 1949 को ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। तब तक अपना 11वां सत्र चला था, 14 से 26 नवंबर को। अच्छा, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आंशिक रूप से लागू बोल दो, या फिर स्वीकार कर लिया गया था, या फिर बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए अपन 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके बाद में जो मसौदा कमेटी कमेटी थी, है ना, मसौदा समिति थी, प्रारूप समिति बोल दो, मैन्युस्क्रिप्ट कमेटी बोल दो, पांडुलेखन कमेटी बोल दो, है ना। तो इसका काम था उस संविधान का प्रारूप तैयार करना। और इन्होंने प्रारूप तैयार करके जो पहला प्रकाशित किया था, पहला मसौदा प्रकाशित किया था 21 फरवरी 1948 को। क्यों किया था वो भारत के लोगों के सामने पेश किया गया था। ठीक है, उनके सामने पेश किया गया था और उनको 8 महीने का टाइम दिया गया था। भारत के लोगों को 8 महीने का टाइम दिया गया था उस पर अपना रिव्यू देने के लिए, अपनी सुझाव देने के लिए, उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, उसके लिए क्या सुझाव हैं, उसके लिए भारत के लोगों के सामने उन्होंने 8 महीने तक इसको पेश किया था, मतलब 8 महीने का टाइम दिया था। तो पहला मसौदा कब प्रकाशित किया गया था? पहला मसौदा प्रकाशित किया गया था 21 फरवरी 1948 को। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला मसौदा कब प्रकाशित किया गया, पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया। ठीक है, पहला ड्राफ्ट कब पब्लिश किया गया था, है ना, वो कब पब्लिश किया गया था? 21 फरवरी 1948 को। और भारतीय लोगों को कितने मतलब कितना टाइम दिया गया था? 8 महीने का टाइम दिया गया था उसमें अपना रिव्यू देने के लिए। अब जब वो उनका रिव्यू आ गया और जो संशोधन उनको आवश्यक लगे वो करने के बाद संविधान सभा के समक्ष जो अंतिम रूप से तैयार मसौदा कब पेश किया गया? वो 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को एक फाइनल ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया था और वो अपनी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसके समक्ष इसको पेश कर दिया गया। कब पेश किया गया ये उसके समक्ष? 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, जब ये अंतिम रूप से मसौदा तैयार होके और संविधान सभा के समक्ष पेश कर दिया गया 4 नवंबर 1948 को, उसके बाद इस पे वाचन शुरू हुए। वाचन मतलब उस पे विचार करना शुरू किया, उस पे बातचीत करना शुरू किया, है ना। हर एक नियम पे, हर एक कानून पे, हर एक अनुच्छेद पे चर्चाएं हुई। ठीक है, उसके बाद में जाके कहीं ये अंगीकृत हुआ था। तो वो अपने वाचन, टोटल वाचन कितने हुए थे? वाचन कितने हुए? वाचन हुए 3। ठीक है, इसको वाइट से लिख देते हैं। कुल वाचन कितने हुए थे? कुल वाचन हुए थे 3। ठीक है, कुल वाचन 3 हुए। प्रथम वाचन कब हुआ? प्रथम वाचन जैसे ही 4 नवंबर 1948 को इसके समक्ष पेश किया गया, उसके बाद प्रथम वाचन हुआ। प्रथम वाचन कितने दिन चला? 5 दिन चला। प्रथम वाचन 5 दिन चला। ठीक है, दूसरा वाचन कब हुआ इसका? दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 है। ठीक है, 15 नवंबर 1948। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में दूसरा वाचन हुआ था। सबसे लंबा कौन सा वाचन चला? दूसरा वाचन चला। कब से कब तक चला? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, लगभग 1 साल, 1 साल से 1 महीना कम, 11 महीने तक ये वाचन चला था। 11 महीने 2 दिन। ठीक है, तो दूसरा वाचन कितने दिन कब से कब तक चला? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन चला। ठीक है, तीसरा वाचन कब कंप्लीट हुआ? 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन कंप्लीट हो गया था। 26 नवंबर 1949 को अपन ने उसको अंगीकृत कर लिया था संविधान को। ठीक है, संविधान बन के पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक है, जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट पेश कर दिया गया था 4 नवंबर 1948 को, उसके बाद में टोटल 3 वाचन हुए थे, पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। जैसे ही तीसरा वाचन कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो अपना संविधान बन के पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक है, तो अपन ने जो पढ़ा उसका रिवीजन कर लिया, है ना। अभी अपना संविधान का अपन ने देख लिया कि कैसे निर्वाचन हुआ, कैसे कमेटियां बनाई गई थी, कौन सी कमेटी इंपॉर्टेंट थी, कितना टाइम लगा, कितने अधिवेशन हुए, कितने वाचन हुए, पहली बार जो ड्राफ्ट था वो कब पब्लिश किया गया, है ना। और जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके समक्ष जो फाइनल ड्राफ्ट था वो कब पेश किया गया। उसके बाद में 3 वाचन चले थे अपने, कब कितने दिन, कौन सा वाचन कितने दिन चला, वो सब देख लिया। 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट बन के संविधान तैयार हो गया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि संविधान ने के बारे में किसने क्या बोला था, और फिर आगे इसको बढ़ेंगे। ठीक है।
बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। मैं भी आप लोगों के सामने ये मैं अपना मसौदा प्रकाशित करके पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है, क्या सुधार किए जाने चाहिए, ठीक है। बाकी अभी प्री आने वाला है CGL 2025 का, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल ज़बरदस्त रखिए, है ना, पूरे जोर लगा के एकदम से, मतलब हाईली मोटिवेट रहते हुए तैयारी को कंटिन्यू रखो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो PDF वगैरह है इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको इसकी PDF वगैरह भी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।